गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा की शुरुआत हम कर रहे हैं वस्तुओं के लिए बाजार। जो माल तैयार होता था उसको बाजार में कैसे बेचा जाए, उसको बाजार के अंदर प्रतिस्पर्धा में कैसे शामिल किया जाए, तो उसके लिए किस प्रकार की रणनीति बनाएगी हम उसके बारे में जानेंगे। और वो रणनीति थी विज्ञापन। पहली बार जो है माल बेचने के लिए किसका सहारा लिया गया? विज्ञापन का सहारा लिया गया। आज अगर आप देखेंगे तो हमारे चारों तरफ विज्ञापनों का ही बोलबाला है। आप अगर टीवी पर देखेंगे, बाहर मॉल में जाएंगे, शहर में जाएंगे, गलियों में जाएंगे तो विज्ञापनों से होर्डिंग आपको लगे हुए मिलेंगे। टीवी के ऊपर आपको विज्ञापन मिलेगा, किसी मैगजीन को खरीदेंगे उसके ऊपर आपको विज्ञापन मिलेगा। तो यहाँ हम वस्तुओं के लिए जो बाजार था उसको पैदा करने के लिए, नए उपभोक्ताओं को बाजार की तरफ आकर्षित करने के लिए पहली बार किसका इस्तेमाल किया गया? बाजारों में विज्ञापनों का। आप विज्ञापनों के दौर को देखेंगे कि हम ये नहीं सोच सकते कि आज ही के समय में विज्ञापन महत्वपूर्ण है। विज्ञापन जो प्राचीन जो औद्योगिक व्यवस्था थी उसके लिए भी विज्ञापन बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो इस पॉइंट के ज़रिए हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे, वस्तुओं के लिए बाजार कैसे तैयार किया जाता था। अभी तक हम ये देख चुके हैं कि ब्रिटेन के जो निर्माता थे उन्होंने भारतीय बाजार के ऊपर अपना कब्जा करने का पूरा प्रयत्न किया। उन्होंने व्यापारिक संघ बनाए, वहाँ पर रहने वाले राजाओं से रियायत हासिल की, अपना जो व्यापार था उसके ऊपर एकाधिकार किया। जो व्यापार किया जाता था जिन वस्तुओं का, इंग्लैंड में जो वस्तुएं जाती थी उनके ऊपर आयात शुल्क लगा दिए। मशीनी जो माल होता था उसकी कीमतें उन्होंने सस्ती कर दी। कच्चे माल की कीमतें उन्होंने बहुत महंगे दामों पर खरीदनी शुरू कर दी। बहुत से ऐसे नियंत्रण किए, औपनिवेशिक नियंत्रण स्थापित किए। उसके बावजूद भी भारतीय जो उद्योगपति थे वो अपने व्यापार को चलाए रखने में, जो बुनकर थे वो अपने हथकरघा उद्योग को बनाए रखने में क्या रहे थे? सफल हुए थे। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ देखिए कि जो ब्रिटेन के निर्माता थे उन्होंने भारतीय बाजार पर कब्जे के लिए पूरा प्रयास किया। उन्होंने भारतीय बुनकर और दस्तकारों, व्यापारियों, उद्योगपतियों ने औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध बहुत किया। आयात शुल्क और सुरक्षा के लिए मांग उठाई, अपने लिए जगह बनाई, अपने माल के बाजार को फैलाने का प्रयास किया। जब नई चीज़ बनती है तो उसको लोगों तक प्रचारित करने के लिए, उसे लोगों को खरीदने के लिए प्रेरित करना पड़ता है। लोगों को लगना चाहिए कि जो उत्पाद बन के बाज़ार में आया है वो उनकी क्या है? ज़रूरत है, उसकी उसे बहुत अधिक आवश्यकता है, तभी वो लोग खरीदेंगे। उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए इन लोगों ने सबसे पहले किसका सहारा लिया? विज्ञापन का। और विज्ञापन के अंदर आप यहाँ देखेंगे श्री कृष्ण जी का चित्र बनाया गया। एक ग्राइप वाटर है जो बच्चे पीते हैं, तो वो ये दिखाना चाह रहे थे बाल कृष्ण की इसके ऊपर तस्वीर लगा करके कि बाल कृष्ण खुद चाहते हैं कि बच्चों को इसको पिलाया जाए, ताकि भारतीय लोग अपने देवी देवता की तस्वीर इस पे देख करके उसका क्या करे? उपयोग करें। ये था एक विज्ञापन। क्या कहता है देखो कि नए उपभोक्ता पैदा करने के लिए विज्ञापन एक तरीका था। ये देखिए, जैसा कि आप जानते हैं विज्ञापन विभिन्न उत्पादों को ज़रूरी और क्या बना देते हैं? वांछनीय। वांछनीय बना देते हैं कि लोगों को ये लगता है कि ये हमारी ज़रूरत है। वे लोगों की सोच को बदल देते हैं, नई ज़रूरत को पैदा कर देते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ चारों तरफ विज्ञापन छाए हैं। अखबार में देखेंगे तो विज्ञापन, पत्रिका में देखेंगे तो होर्डिंग पे देखो, दीवारों पे, टेलीविज़न पे, सब जगह पर विज्ञापन छाए हुए हैं। अगर हम इतिहास में पीछे मुड़ करके देखें तो पता चलता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत से ही विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादों को बाजार में फैलाने में और नई उपभोक्ता संस्कृति रचने में अपनी भूमिका निभाई। तब ये पोस्टर होते थे। तब क्या होता था? या तो पोस्टर होता था या फिर क्या होता था? कैलेंडर होता था। कैलेंडर बांट दिए जाते थे और ये जब टंगे होते थे तो ये सारा साल अपनी उस वस्तु का क्या करते थे? विज्ञापन करते थे। टीवी के ऊपर तो विज्ञापन 5 मिनट होता है, उसके बाद बंद हो जाता है, लेकिन कैलेंडर का जो विज्ञापन होता है वो अगर आपके घर में टंगा हुआ तो आप सारा साल उसको क्या करते हैं? देखते हैं। जब भारत के अंदर मानचेस्टर का कपड़ा बिकता था, ये देखिए, जब मानचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़ों के बंडलों पर लेबल लगाते थे। ये देखिए, इसके अंदर जो है भारतीय देवी देवी की तस्वीर लगाई गई है, ताकि लोगों को ये लगे कि उनके देवता चाहते हैं कि आप इसको खरीदिए।
ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये महाराजा रणजीत सिंह का चित्र है। किसका चित्र है ये? महाराजा रणजीत का। ये प्रश्न आता है बहुत बार कि मैनचेस्टर के बने हुए माल के ऊपर भारत के किस राजा का चित्र अंकित था। तो किसका अंकित था? महाराजा रणजीत का। किसका अंकित था? महाराजा रणजीत का। इसके अलावा भारतीय देवी देवताओं की भी तस्वीरें होती थी, जिसमें लक्ष्मी की, सरस्वती की जो है होती थी। ये इन दोनों के जरिए आप बहुत आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि विज्ञापन कितने महत्वपूर्ण थे। कैलेंडर जो है क्यों महत्वपूर्ण थे। यहाँ एक प्रश्न कवर होएगा हमारा कि विज्ञापनों के अंदर कैलेंडर और पोस्टर महत्वपूर्ण थे, क्यों? व्याख्या कीजिए। तो हम ये बताएंगे। ये भारत में जब इन्होंने अपना कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे बंडलों के ऊपर लेबल लगाते थे। लेबल का फायदा ये होता था कि खरीदारों को कंपनी का नाम और उत्पादन की जगह भी पता चल जाती, और किसी भी माल के ऊपर अगर मेड इन चाइना लिखा होता, मेड इन जर्मनी लिखा होता, मेड इन मैनचेस्टर लिखा होता तो लोग उसकी गुणवत्ता के ऊपर शक नहीं करते थे। ये देखिए, लेबल ही चीज़ों की गुणवत्ता का प्रतीक थी। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षर में मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी भी प्रकार का क्या नहीं लगता था? डर नहीं लगता था। उनको पता लगता था कि ये जो विज्ञापन है, ये जो लेबल है, इससे ये पता चल जाता था कि ये माल बहुत अच्छा है। ये देखिए, लेबलों के ऊपर सिर्फ शब्द और अक्षर नहीं होते थे, इस पर तस्वीर बनी होती थी। ये देखिए, एक सनलाइट जो है साबुन आती थी। क्या आती थी? सनलाइट एक साबुन आती थी। इसके ऊपर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें हैं। ये देखिए आप, भगवान विष्णु को आसमान से रोशनी लाते हुए इसको दिखाई दिया जा रहा है। सोप थी ये सनलाइट। तो लोग इसको खरीद लेते थे। क्या कहता है ये देखिए, अक्सर बहुत सुंदर होती थी तस्वीरें। अगर हम पुराने लेबलों को देखें तो निर्माताओं की सोच, उनके हिसाब किताब और लोगों को आकर्षित करने के तरीकों का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे इन लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर होती थी। देवी देवताओं की तस्वीर के बहाने निर्माता ये दिखाने की कोशिश करते थे कि ईश्वर भी चाहता है कि लोग उस चीज़ को खरीदें। कृष्ण और सरस्वती की तस्वीरों का फ़ायदा ये होता कि विदेशों में बनी हुई चीज़ें भारतीयों को क्या लगती थी? जानी पहचानी। ये कैलेंडर और जो विज्ञापन थे ये महत्वपूर्ण क्यों थे? ये इसलिए महत्वपूर्ण थे, उपभोक्ता संस्कृति को क्या देते थे? ये जन्म देते थे। 19वीं शताब्दी के अंदर निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर भी छपवाने लगे, क्योंकि अखबार और पत्रिका तो पढ़े लोग ही समझ पाते थे, लेकिन कैलेंडर तो उनको भी समझ आते थे जो लोग पढ़ नहीं सकते थे। चाय की दुकानों पर, दफ्तरों में और मध्यकालीन घरों में कैलेंडर लटके रहते थे। जो इन कैलेंडरों को लगाते थे वे विज्ञापन भी हर रोज़ पूरा साल देखते थे, क्योंकि इन कैलेंडर को सारा साल हटाया नहीं जाता था जब तक वो साल समाप्त नहीं होती थी। तो वो उस विज्ञापन को सारा साल देखते थे। इन कैलेंडरों ने भी नए उत्पादों को बेचने के लिए देवताओं की तस्वीर लगी होती थी। इन कैलेंडरों में भी किसकी तस्वीर लगाई जाती थी? इन देवताओं की। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि देवी देवताओं की तस्वीर विज्ञापनों में क्यों महत्वपूर्ण थी। तो हम ये बता सकते हैं, इसमें देवी देवताओं की तस्वीरों के अंदर महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राट और नवाबों की तस्वीरें भी विज्ञापन और कैलेंडरों में खूब इस्तेमाल होता था। एग्जाम्पल मैंने बताया, महाराजा रणजीत सिंह की फ़ोटो भी लगी हुई होती थी। इससे यह संदेश जाता था कि अगर आप इस शाही व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो इस उत्पाद का भी सम्मान कीजिए। अगर इस उत्पाद को राजा इस्तेमाल करते हैं तो उसे शाही निर्देश बनाया जाता था कि उसकी गुणवत्ता पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। ये देखिए, भारतीय मील के अंदर जो बना हुआ माल था उसके अंदर भी भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर बनी हुई थी। दोनों हाथों में देवी जो है अपना माल लिए हुए है, और ये दूसरे लोगों को जो है प्रेरित कर रही है कि आप इस माल को क्या कीजिए? खरीदिए। तो जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो उन्होंने राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई देता था। इसका आशय यह था कि अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो उन चीज़ों को खरीदिए जो भारतीयों ने बनाया है, और ये राष्ट्रवादी संदेश का वाहक था, जैसे कि इस तस्वीर में आपको साफ दिखाई दे रहा है। निष्कर्ष अब हमारा ये है कि उद्योगों के युग में बड़े बड़े प्रौद्योगिकी बदलाव आए, फैक्ट्रियों का उदय हुआ, नई औद्योगिक श्रम शक्ति अस्तित्व में आई। लेकिन जैसा कि आपने देखा, इस युग में हाथ से बनने वाली चीज़ें और छोटे पैमाने का उत्पादन भी औद्योगिक भूदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा। इसके बाद हमारे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी पर हमले क्यों किए? तो रीज़न आपके पास स्पष्ट है कि मज़दूर बेकार हो गए थे, और स्पिनिंग जेनी जो है वो 9 मज़दूरों की जगह एक मज़दूर से आसानी से उतना काम कर देती थी जितने 9 मज़दूर करते हैं। तो महिलाओं ने बेरोज़गारी का जो अपना पूरा ठीकरा था वो किसके ऊपर फोड़ दिया? स्पिनिंग जेनी पर। इसलिए महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी पर आक्रमण करना शुरू कर दिया।
दूसरा हमारे पास है कि 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। तो ये भी हम इसमें रीज़न बताएंगे। हमने बताया था ना कि जो यूरोपीय जो बाजार थे उनके अंदर कंपनियों का एकाधिकार था, वहाँ नए व्यवसायी अपना कोई भी व्यवसाय शुरू नहीं कर सकते थे, इसलिए वो किसकी तरफ आए, गाँव की तरफ। गाँव के अंदर उन्होंने गाँव के किसानों और कारीगरों से अपना समझौता किया और उन्हें एडवांस में पेशगी दी। पेशगी का मतलब एडवांस में रकम दी और उनका तैयार माल वो खरीद करके विदेशों में क्या करते थे, बेचते थे। ये पर्सन अभी मैंने आपको कवर करवाया था कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी में हाशिए पर क्यों चला गया। उसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि औपनिवेशिक शासन की सत्ता स्थापित होने के बाद बम्बई और कलकत्ता नई जो है बंदरगाहें खुल गई, जिसके ऊपर औपनिवेशिक कंपनियों का पूर्ण नियंत्रण था और उन्होंने वहाँ से व्यापार करना शुरू कर दिया। उसके बाद था नया हमारा प्रश्न अगला कि भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया गया था। क्यों किया गया था? एक तो था माल की गुणवत्ता जांचने के लिए, दूसरा मजदूरों के ऊपर निगरानी रखने के लिए, और तीसरा क्या था, जो माल तैयार होता था श्रमिकों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करवाया जाए, काम करवाया जाए। उसके लिए गुमास्ताओं की नियुक्ति की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ताकि व्यापार के ऊपर उनका पूर्णतः क्या हो जाए, अधिकार हो जाए। उसके बाद है प्रत्येक वक्तव्य के आगे सही और गलत का निशान लगाना है। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की कुल श्रम शक्ति का 30% तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहा था, तो ये गलत है। अब भी जो है तकनीक का बहुत कम उपयोग कर रहे थे लोग। 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, ये बिल्कुल सही है। अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप भारतीय कपास के निर्यात में कमी आ गई थी, ये बिल्कुल सही है। और फ्लाइंग स्टल के आने से हथकरघा के कामगारों के उत्पादन में सुधार हुआ, बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है पूर्व औद्योगिकरण का मतलब समझाइए। तो जैसे ही हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी एक शब्द आया था हमारे पास कि फैक्ट्रियों में उत्पादन होने से पहले ग्रामीण स्तर के ऊपर घरों के अंदर जो वस्तुओं का उत्पादन होता था, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो मांग थी, उसको पूर्ण गांवों की अर्थव्यवस्था के द्वारा किया जाता था। गांव के अंदर स्थापित हथकरघों के द्वारा, गांव के दस्तकारों के द्वारा, गांव के काश्तकारों के द्वारा उन उद्योगों की मांग को पूरा किया जाता था। उस काल को क्या बोला जाता है, पूर्व औद्योगिकरण। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करेंगे और अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। थैंक यू बेटा।